Hello friends, welcome to Physics Guru. In this video lecture, we are going to discuss about energy transformations. जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम लोग जो है एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस का रहेगा। प्यारे साथियों, हम लोगों ने अभी तक के वेलोसिटी पोजीशन के ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने पढ़ा और साथ साथ हम लोगों ने टाइम का जो डायलेशन है वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है एक नए टाइप का ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशंस। और जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आती है तो हम लोग साथ साथ एनर्जी के साथ साथ आज मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशंस भी सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम जो है रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और उससे हम लोग मोमेंटम का रिलेशंस निकालते थे। तो आज हम जो है ऐसा मान लेते हैं कि एक फ्रेम हमारे पास एस फ्रेम है और दूसरा जो फ्रेम है वो एस डैश फ्रेम है, और एस डैश फ्रेम में किसी पार्टिकल किसी पॉइंट पे किसी पार्टिकल की एनर्जी ई मान लेते हैं और उसका जो मोमेंटम है वो पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी को हम लोगों ने केवल एक ही कंपोनेंट में लिया है, लेकिन मोमेंटम को हमने तीनों डायरेक्शन में लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, और मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई वी विल टेक इट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पे टर्म ली है ई पी एक्स पी वाई पी जेड, ये इस फ्रेम से देखने पे मुझे ये वाली नोटेशंस लेनी है, और इस फ्रेम से देखने पे मुझे नोटेशंस लेनी है ई डैश पी एक्स डैश पी वाई डैश एंड पी जेड डैश। These are the variables taken from this S dash frame, यानी P प्राइम वाला फ्रेम है। मूविंग जो फ्रेम होता है उसे हम लोग प्राइम वाला फ्रेम मानते हैं, S डैश। ये आपका रेस्ट फ्रेम आपका ऐसे, ठीक है ना। तो एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशंस और मोमेंटम के ट्रांसफॉर्मेशंस को समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ये पार्टिकल और फोटोन दोनों पे लग सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें पार्टिकल एज वेल एज फोटोन, यानी अगर हमारे पास में फोटोन है उसका मोमेंटम और एनर्जी निकालनी है, या फिर कोई पार्टिकल हमारे पास में गिवन है उसका एनर्जी और मोमेंटम निकालना है, तो दोनों के लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या है, वैलिड होंगे, ठीक है। तो अब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जो फॉर्मूले जो होते हैं तो वो हमको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी के और टाइम के और पोजीशन के जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो हम लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट याद किए थे। क्योंकि फिजिकल साइंस के जितने भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और सभी एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है कि गिवन फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 2 पेज का डेरिवेशन होगा तो उसके बाद लास्ट में अपने को रिजल्ट ही काम आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ। जैसे आपको वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशंस याद हैं वैसे आपको एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसफॉर्मेशंस भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी का वो होगा E इज इक्वल टू अब देखिए एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ओनली जो है एनर्जी जो है उसको E लेके चलेंगे हम लोग, उसमें मतलब मोमेंटम की तरह एक्स वाई और जेड नहीं लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा E डैश इज इक्वल टू E माइनस का पी एक्स इंटू वी अपॉन सी इंटू गामा। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ई प्राइम जो है आपका ई डैश मतलब इस फ्रेम में एनर्जी गिवन है और इस फ्रेम में एनर्जी ई है, और यहाँ पे माइनस पी एक्स इंटू वी बाई सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे वी जो होती है मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। जो एस प्राइम जो फ्रेम होता है उसको हम लोग जनरली मूविंग फ्रेम लेते हैं, इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने v मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं फॉर्मूले में चेंज करता हूँ, e माइनस का पी एक्स इंटू वी, ठीक है ना। ओनली e इंटू ई प्राइम इज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स इंटू वी इंटू गामा। गामा आपको पता है, गामा की जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा इज इक्वल टू 1 - 1 बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना।
तो ये गामा यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम लोग आते हैं मोमेंटम के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मोमेंटम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा पी एक्स प्राइम इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई इंटू वी अपॉन में सी स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा गामा, ठीक है ना, पी एक्स माइनस का ई वी अपॉन में सी स्क्वायर इंटू में गामा। अब देखिए यहाँ पे जो है पी एक्स जो प्राइम ले रहा हूँ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका जो मोमेंटम है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई और जेड में मोमेंटम नहीं लेना, क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो आपका या फिर आपका पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपका पार्टिकल वाई में जा रहा होता तो आप वाई फ्रेम लेते। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी वाई प्राइम इज इक्वल टू पी वाई एंड सिमिलरली पी जेड प्राइम इज इक्वल टू पी जेड। देखिए जो आपके वाई और जेड के जो वाई और जेड वाले जो है आपके कंपोनेंट बिल्कुल एज इट इज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक्स में होगी। अगर आपका पार्टिकल वाई में जा रहा होता है तो आप केवल वाई के लिए लोगे, एक्स और जेड को तुम लोग सेम रखोगे, और यहाँ पे जो है पार्टिकल या फ्रेम आपका एक्स में मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप इसको एक्स वाले को लोगे, वाई और जेड को सेम छोड़ दोगे। तो मेरे पास ये दो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे याद करनी है, जैसे कि ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का पी एक्स इंटू वी इंटू गामा, और यहाँ पे जब मोमेंटम जो होगा उसका पी एक्स प्राइम इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ए वी अपॉन में सी स्क्वायर इंटू गामा, ठीक है ना। मुझे दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन बता दीजिए, तो इनवर्स में तुम्हें क्या करना है बताओ। इनवर्स में आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू, मतलब जहां जहां पे E प्राइम है वहां पे E कर दीजिए, जहां पे E है वहां पे E प्राइम कर दीजिए, कर दिया मैंने। जहां पे नेगेटिव साइन वहां पे पॉजिटिव साइन, बाकी आपका px इंटू वी, यहाँ पे भी मैं px का प्राइम कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम का भी क्या आएगा, प्राइम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और इनटू में गामा आपका सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मोमेंटम का लिखवा दीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स का प्राइम आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, ई इंटू वी अपॉन में सी का स्क्वायर, ई का प्राइम आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा इंटू गामा, ठीक है। सिमिलरली आपका पी वाई इज इक्वल टू आएगा पी वाई प्राइम, और पी जेड आपका आएगा पी जेड प्राइम, ठीक है ना। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम टू सेम रहेंगे। तो आपको जो है फॉर्मूला याद हो रहना चाहिए। एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन और मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन आप याद कर लोगे तो आप इसका इनवर्स भी निकाल सकते हो। कहाँ पे कौन सा लगाना है ये आप अच्छी तरह से सीख चुके हो। पिछले क्वेश्चंस के अंदर पीछे बहुत सारी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, तो हमने यही सीखा था कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन से फ्रेम से देख रहे हैं, कौन से फ्रेम में ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, सिंपल वाले या इनवर्स वाले, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये समझ आ गए होंगे, केवल आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से, और हम लोग जो है इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है कंसिडर टू फ्रेम, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया इसने, कंसिडर टू फ्रेम एस एंड एस डैश, दो फ्रेम मैंने मान रखे हैं, यहाँ पे दो फ्रेम दिख रहे होंगे आपको, एस एंड एस डैश, ठीक है ना। अब कह रहा है एक फ्रेम इसमें मूव कर रहा है, कौन सा मूव कर रहा है, एस डैश फ्रेम इज मूविंग, एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी या फिर विद स्पीड, स्पीड दिख रहा हूँ मैं 12 अपॉन में 13 सी, जो एस डैश की जो स्पीड है वो 12 अपॉन में 13 सी है, ठीक है ना। और ये किधर जा रहा है बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो है ये वाला जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये एस डैश जो फ्रेम है ये इतनी स्पीड से एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है ना, इसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में जा रहा है उस साइड में। अब ये बोल रहा है कि एक फोटोन है, फोटोन ऑफ एनर्जी, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है, ई है, फोटोन ऑफ एनर्जी ई एंड मूव्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक फोटोन है उसकी एनर्जी ई मान ली, और मोमेंटम जो है वो क्या मान लिया, मोमेंटम जो है उसका P मान लिया, फिर px मान लेते हैं, x एक्सिस में जा रहा है तो मोमेंटम px से होगा। फोटोन ऑफ एनर्जी E एंड मोमेंटम px इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, मूविंग
अलोंग वाई एक्सिस। भाई मोमेंटम जो है फोटोन का, सॉरी फोटोन जो है आपका वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है। और ये पूछ रहा है कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन बताना अपने को, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। अपने को फोटोन की क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन। और कौन से फ्रेम में पूछ रहा है, ये इस फ्रेम में पूछ रहा है, इन एस डैश फ्रेम। देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। कंसीडर टू फ्रेम एस एंड एस डैश, कंसीडर टू फ्रेम एस एंड एस डैश। एस डैश इज मूविंग विद स्पीड 12/13 सी। एस डैश मूव कर रहा है इतनी स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू एस, इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में है अलोंग एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद बोल रहा है फोटोन ऑफ एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी एक्स मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस। भाई फोटोन जो है इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है ऊपर की साइड में, ये देखिए ये मेरा फोटोन हो गया। और फोटोन की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, सी होती है। फोटोन जब मूव करता है तो लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो फोटोन ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मुझे इस फोटोन की एनर्जी चाहिए इस फ्रेम से, कौन से फ्रेम से, एस डैश फ्रेम से मुझे फोटोन की जो है एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखो अब क्या करना है अपने को कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने। सबसे पहले तो ये देखना है भाई मुझे इनवर्स वाले लगाने कि ये लगाने हैं, मुझे इस के रेस्पेक्ट में निकालना है। मुझे पूछा है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन एस डैश फ्रेम, इस फ्रेम में निकालना है, मतलब मुझे ई डैश की वैल्यू चाहिए, एनर्जी की चाहिए वैल्यू। तो ई डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ई माइनस का पी एक्स इंटू वी इंटू क्या आएगा, गामा आएगा, ठीक है ना। ई माइनस का पी एक्स इंटू वी इंटू क्या आएगा, गामा आएगा। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज है यहाँ पे, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे देखो एक बार मोमेंटम। अब एनर्जी जो है आपकी वो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा है, पी एक्स लिखा है। अभी पार्टिकल जो है आपका या फिर आपका एस डैश फ्रेम है वो एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे पी एक्स ही लूंगा। अगर मेरा फ्रेम ऊपर जा रहा होता तो मैं यहाँ पे पी वाई लेता। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द फोटोन, फोटोन का मोमेंटम कितना है, जीरो है। फोटोन का मोमेंटम जीरो नहीं है, लेकिन फोटोन का मोमेंटम वाई में जीरो नहीं है। कहाँ जीरो, एक्स में। भाई फोटोन एक्स में जा ही नहीं रहा, तो इसके रेस्पेक्ट में देखें तो फोटोन एक्स में जा ही नहीं रहा है, तो फोटोन का मोमेंटम एक्स में कितना हो गया, जीरो हो गया। भाई वाई में तो है, लेकिन फॉर्मूले में तो एक्स में चाहिए, तो एक्स में जीरो आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ई डैश इज इक्वल टू ई इंटू गामा। क्वेश्चन खत्म हो गया। ई डैश कितना आ गया आपका, ई इंटू गामा, मतलब जो प्राइम फ्रेम में जो एनर्जी है आपको पूछी है फोटोन की वो कितनी आएगी, इस फ्रेम में जो एनर्जी है वो इनटू में गामा, ठीक है ना। अब इसमें तो एनर्जी गिवन है, फोटोन ऑफ एनर्जी ई, इस फ्रेम में तो इसकी एनर्जी गिवन कितनी है, ई है, तो वो तो ई रहेगी। लेकिन गामा कितना होता है बताओ, ई इंटू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट। याद है गामा की वैल्यू। अब मुझे v की वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू गिवन है आपको, v इज द स्पीड ऑफ द फ्रेम। ये v हम लोग कई बार आपको बता चुके कि v जो होता है वो मूविंग फ्रेम की स्पीड होती है। मूविंग फ्रेम मेरा कितने स्पीड से जा रहा है, 12/13 c से जा रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा e इंटू 1/1 माइनस का 12/13 का स्क्वायर, और ऊपर का सी स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर से सी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा, e/1 माइनस 144/169 का रूट इज इक्वल टू e/, यहाँ पे आएगा 25/169 का रूट, दैट इज इक्वल टू e इंटू यहाँ पे आएगा 13 में आएगा 5, ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गई है एनर्जी, ठीक है ना। मेरे पास क्या आ गई है एनर्जी, कितनी आ गई 13/5 इंटू ई। ये एनर्जी ई प्राइम आ गई, मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन इन एस डैश फ्रेम। इस फ्रेम में देखने पे इस फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी दिखेगी मुझे, 13/5 ई दिखेगी, ठीक है ना। ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। इस फ्रेम से देख रहे हैं तो एनर्जी ई है, लेकिन उस फ्रेम से देखेंगे तो एनर्जी आपको वो नहीं लगेगी। एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कब होता है, व्हेन यू आर डिस्कस अबाउट द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन की स्पीड सी के बराबर होती है, तो उस केस में एनर्जी जो है वो रिलेटिव टर्म हो जाती है, ठीक है ना। ये था आपका एक क्वेश्चन इसके ऊपर। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी का
ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम लोग इसके क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस के, अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। अब हम लोग जो है एक डिफरेंट चीज यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसी चीज, बहुत आसान सी चीज हमको बताने वाले हैं आपको। हमने वो पहले भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, पहले क्लास में, छोटी क्लास में, वो हम लोगों ने पढ़ी हुई क्या, डॉपलर इफेक्ट। क्या पढ़ा हुआ है, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है ना, तो डॉपलर इफेक्ट का जब भी नाम आता है तो हम लोगों को याद आता है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोगों ने साउंड का डॉपलर इफेक्ट पढ़ा हुआ है कि भाई एक ट्रेन जो है इधर से आ रही है, उस ट्रेन में एक साउंड के लिए हॉर्न लगा हुआ है, ऑब्जर्वर जो है वो आपका प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ट्रेन आ रही है तो उसको उस हॉर्न से जो निकलने वाला साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। या फिर आपका जो ट्रेन रुकी हुई है, हॉर्न दे रही है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, तो कितना साउंड सुनाई देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। या फिर आपकी ट्रेन जो है स्टेशन से दूर जा रही है तो कितनी सुनाई देगी। या फिर ऑब्जर्वर और ट्रेन दोनों पास आ रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, मतलब बहुत से केस हम लोगों ने पढ़े थे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे लाइट के अंदर। किसमें पढ़ेंगे, लाइट के अंदर, कि एक आपका सोर्स ऑफ लाइट है वो मूव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, दोनों मूव कर सकते हैं, दोनों दूर जा सकते हैं, ऐसे ही केस यहाँ पे भी बनेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट बोला जाता है इसको। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट साउंड से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, वो 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट की स्पीड जो होती है रिलेटिविस्टिक होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो वहां पे हम लोग जो है स्पेशल थ्योरी जो वहां पे अप्लाई करेंगे और उसका डॉपलर इफेक्ट को समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट पे हमको क्या पढ़ना है कि भाई हमारे पास में, मान लेते हैं कि ये लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का जो फ्रेम है उसको मैं एस मान रहा हूँ रेस्ट फ्रेम पे, और यहाँ पे जो एक बस या फिर कोई मान लो ट्रेन है वो जा रही है। ठीक है ना, ये लीजिए ट्रेन की जो वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v मान लेते हैं। v वेलोसिटी से जो है एक ट्रेन जा रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो फ्रेम है ये हम लोग इसको एस डैश फ्रेम मान लेते हैं, मतलब मूविंग फ्रेम है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लगा हुआ है। ठीक है ना, एक लाइट का सोर्स लगा हुआ है मूविंग ट्रेन के साथ में, और वहां से जो है लाइट निकल रही है, उस सोर्स से लाइट निकल रही है। तो मैं मान रहा हूँ कि लाइट जो है वो इधर जा रही है। ठीक है ना, लाइट जो है वो इस साइड में जा रही है, लाइट की स्पीड मैंने c मानी है और जो फ्रेम है उसकी स्पीड मैंने v मानी है। तो मुझे क्या चाहिए, ये वाला जो एंगल है थीटा गिवन है कि भाई जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लाइट जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है एट एंगल थीटा। तो आपको पता है कि इस लाइट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो ऊपर की साइड में होगा, एक आगे की तरफ होगा, वो होगा c cos ऑफ थीटा और एक होगा c sin ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो मुझे दो कंपोनेंट मिल गए। मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इसके इफेक्ट को समझना है, तो मैं इस वाली वेलोसिटी को कंसीडर करूंगा, ना कि इस वाले को। ठीक है ना, तो मैंने इस सी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो लाइट जो ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट है आपका लाइट की स्पीड का, वो आपका है सी कोस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एनर्जी के लिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, ई प्राइम इज इक्वल टू ई माइनस का पी एक्स इंटू वी और इंटू में गामा। ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस का पी एक्स वी इंटू गामा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बताइए कि ई डैश क्या है। ई डैश जो है इस फ्रेम के अंदर एस डैश फ्रेम में जो है उसकी एनर्जी है, तो उसमें जो है फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है मैं क्या मान लो, न्यू नोट मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आएगा एच न्यू नोट डैश। ठीक है ना, मैं यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी वो न्यू नोट प्राइम मान लेता हूँ और इस फ्रेम में फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू नोट मान लेता हूँ। ठीक है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, न्यू और न्यू डैश मान सकते हो। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू मान लूँ और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू प्राइम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, एनर्जी जो फोटोन क्या होती है भाई, लाइट का फोटोन जा रहा है तो लाइट के फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो यहाँ पे ये कौन सा फ्रेम है, ये तो प्राइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ पे एच न्यू प्राइम मान लेता हूँ। ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एच न्यू माइनस, अब मोमेंटम बताइए। अब देखो मोमेंटम में दो चीजें होती है, एक पार्टिकल का मोमेंटम अलग होता है, फोटोन का मोमेंटम अलग होता है। तो फोटोन का जो मोमेंटम है वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्बडा। ठीक है ना, यही तो होता है, एच सी बाई क्या होता है,
लैम्बडा होता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं एच न्यू बाई सी कह सकते हैं, ठीक है, एच न्यू बाई सी। तो यहाँ पे आएगा एच न्यू बाई सी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एच न्यू बाई सी। न्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एच बाई सी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते थे हम लोग सी बाई न्यू। तो यहाँ पे जो मोमेंटम जो है फोटोन का वो कितना लिखना है अपने को, एच बाई सी, ठीक है ना, एच बाई सी। अच्छा, यहाँ पे जो है इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फोटोन की जो लाइट की जो स्पीड है फोटोन की वो कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे एच न्यू बाई सी, और सी कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। और इनटू में क्या बताओ, गामा। समझ में आया बात। एनर्जी कितनी है आपकी प्राइम वाले फ्रेम में, कितनी एच न्यू डैश है, और इस वाले फ्रेम में कितनी एच न्यू है, माइनस यहाँ पे कितनी है एच न्यू कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। और इनटू में ये वाला भी भूल गए हम लोग, ठीक है ना, ये वाला जो है हम लोग भूल गए हैं। यहाँ पे आएगा वी, ये तो ये वाला जो वी है ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीछे, और यहाँ पे लिख रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू, और यहाँ पे आएगा कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ एच न्यू बाई सी, ठीक है, एच न्यू बाई सी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका न्यू नोट, ये जो फ्रीक्वेंसी है कितनी आएगी, कोस ऑफ थीटा वाली टर्म, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वी कोस थीटा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया मेरे पास में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, एच को मैं कैंसिल कर दूं, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू माइनस का यहाँ पे आएगा न्यू बाई सी कोस ऑफ थीटा इंटू कितना है वी, और साथ में क्या लगा हुआ बताओ, गामा लगा हुआ है। साथ में क्या लगा हुआ है, गामा। गामा क्या है कि कांस्टेंट है, गामा क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका न्यू न्यू जो है आपका, यहाँ पे दोनों में जो न्यू है वो कॉमन निकाल लूं, तो यहाँ पे न्यू डैश इज इक्वल टू आएगा न्यू 1 माइनस का वी बाई सी कोस ऑफ थीटा इंटू गामा, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू कॉमन निकालिए, 1 माइनस का वी बाई सी कोस ऑफ थीटा इंटू क्या आ गया आपका, गामा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है आपका, ये जो है आपकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बताओ, ये आपकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, ये वाली न्यू डैश वाली, ठीक है ना। इसको मैं मान रहा हूँ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो वाली, ठीक है ना। और ये वाली क्या है आपकी, जो चेंज वाली होने वाली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं इस फ्रेम से देख रहा हूँ तो मुझे इस लाइट की फ्रीक्वेंसी वही दिखेगी जो है, लेकिन इस फ्रेम से देखूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू जो कुछ और लगेगी, तो वो आपकी प्रॉपर वैल्यू है। ये आपकी जो है इसको डायलेटेड वैल्यू कह सकते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू कह सकते हैं, जो भी चेंज होगा वो वाला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला जो है मेरा क्या बन रहा है, इसका जो फॉर्मूला है न्यू का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू होगा न्यू डैश अपॉन में 1 माइनस का वी बाई सी कोस ऑफ थीटा, और गामा को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। न्यू की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, ये तो सभी को पता है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रेम से निकालनी है। मुझे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए इस वाली फ्रेम से, तो न्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, इस पूरे को नीचे लेके आएंगे, तो न्यू डैश अपॉन में 1 माइनस वी बाई सी, यहाँ पे देखो ये वी है, ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है आपकी फ्रेम है, v बाई सी कोस ऑफ थीटा, और गामा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको ऊपर लेके गए तो यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास में आ गया फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम, इस फ्रेम से देखने पे, क्योंकि हम लोग इस फ्रेम में तो है ही, इस फ्रेम से देखेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल है वही दिखेगी, लेकिन अगर मैं रेस्ट फ्रेम से देखता हूँ तो मुझे इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ और दिखेगी। तो मेरा न्यू आएगा न्यू प्राइम अपॉन 1 माइनस वी बाई सी कोस ऑफ थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं इसके दो स्पेशल केस समझाता हूँ आपको। पहला स्पेशल केस है, अगर मान लो आपका थीटा कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, मतलब है आपकी जो लाइट जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाए। यहाँ पे जो लाइट जो है वो किसी एंगल पे जा रही थी, मान लो कि आपकी लाइट जो सीधी एक्स एक्सिस में जा रही हो, अलॉन्ग द ट्रेन जा रही हो, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का v बाई सी कोस ऑफ 0 डिग्री, तो कितना आएगा 1 माइनस का v बाई
सी, ठीक है ना, 1 माइनस का वी बाई सी। तो ये आपका आ जाएगा कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। कोस जीरो कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये है आपका फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश, न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का वी बाई सी। क्लियर बात समझ में आ गई। चले आगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं ऊपर वाले के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर देता हूँ, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस एक्स की पावर n करके। तो यहाँ पे आएगा न्यू डैश 1 प्लस का v बाई सी और अपॉन में 1 माइनस का v बाई सी, ठीक है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लगा दिया, बाइनोमियल थ्योरम से मैं इसको सोल्व करता हूँ। 1 माइनस का v बाई सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस का v बाई सी, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास में फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कुछ और लिख दूं क्या, न्यू डैश यहाँ पे आएगा 1 प्लस का बीटा अपॉन में 1 माइनस का बीटा का रूट, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस करिए, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाए, 180 डिग्री। मतलब थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए, मतलब लाइट जो है आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ, थीटा आपका आ जाएगा 180 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा बताओ, आपका 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो 180 डिग्री आएगा तो क्या करोगे आप बताओ, 180 डिग्री आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू न्यू प्राइम 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट अपॉन में 1 माइनस का वी बाई सी कोस ऑफ 180 कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से बाइनोमियल थ्योरम से 1 माइनस का वी बाई सी अपॉन में 1 प्लस का वी बाई सी सारे का रूट, ठीक है ना। अगली बात समझ में भाई, यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है, बाइनोमियल थ्योरम समझ नहीं आता तो एक काम कर लीजिए आप, सिंपल तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है ना। आप क्या मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूले को हम लोग खोल लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी से। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दो बचेंगे, तो ए प्लस बी वाली टर्म तो मैंने छोड़ दी, ए माइनस बी वाली जो टर्म है उसकी पावर 1/2 आएगी। नीचे वाले की पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर जाके -1 होगी, -1 प्लस 1/2 फिर -1/2 होगी, नीचे आके आपका +1/2 होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिखूंगा न्यू प्राइम इंटू आपका 1 माइनस का बीटा अपन 1 प्लस का बीटा। मतलब दोनों फॉर्मूले जो हैं एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी जो वही रहेगी, लेकिन 1 माइनस बीटा की जगह 1 प्लस बीटा आएगा और 1 प्लस बीटा की जगह 1 माइनस बीटा आएगा, ठीक है। तो ये था आपका डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, सॉरी लाइट के अंदर क्या है आपका डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके बताता हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं डॉपलर इफेक्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर मैं कह दूँ कि जो स्पीड है आपकी बहुत 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 कम हो लाइट की स्पीड से, ठीक है ना। अगर आपकी जो स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत बहुत कम हो, किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन रिलेशंस, ठीक है ना। मतलब न्यू v बाई सी, अगर मैं v बाई सी की बात करूँ तो बहुत 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 कम है, किससे, 1 से, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्रेम या फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है बहुत कम हो जाएगी इससे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट रिलेशन बनेगा। तो वहां पे मैं कर रहा हूँ क्या, फॉर्मूला हमारा लिख रहा हूँ न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट अपॉन में 1 माइनस का वी बाई सी कोस ऑफ थीटा। याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, 1 माइनस का सी कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसा मान लो कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। कैसे भाई, यहाँ पे cos 0 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू डैश और 1 माइनस का v बाई सी अपॉन में प्लस का आ जाएगा 1 माइनस का v बाई सी का रूट। ऐसे किया था हम लोगों ने भाई, जब ये यहाँ पे cos 0 1 होगा तो यहाँ पे 1 माइनस का v बाई सी बचेगा, ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म ओपन करेंगे तो फिर से वही केस बन जाएगा जो हमने अभी भी पीछे लिखा था, ठीक है ना। तो 1 प्लस बीटा और 1 माइनस का बीटा, ठीक है ना। अब बच्चे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी जो पावर है न्यू डैश
1 प्लस का v बाई सी और यहाँ पे 1 माइनस का v बाई सी की पावर कितनी आएगी -1/2, ठीक है ना। और इसकी पावर कितनी बताओ +1/2। मैं इस टर्म को ऊपर लेके गया तो मेरे पास ये कितना आ गया है -1/2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा -1/2 आ गया तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे बताओ, एक काम करते हैं, इसको पावर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा न्यू प्राइम 1 प्लस का v बाई सी की पावर 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस का v बाई सी की पावर -1 और सारे की पावर कितनी कर दो 1/2, ठीक है भाई। पावर को जो है 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर -1 कर दीजिए एक बार, ठीक है ना। वो इसलिए किया गया है अप्रोक्सीमेशंस दोनों टर्म में रिलेशन बनाने के लिए। अदरवाइज मैं चाहता तो -1/2 से भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, पावर को बाहर निकाल लिया, -1 यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, बाइनोमियल लगा सकते हो, तो लगा दीजिए। क्या आएगा, न्यू डैश यहाँ पे 1 प्लस का v बाई सी की पावर कितनी आएगी 1/2 और यहाँ पे 1 प्लस का v बाई सी की पावर कितनी आएगी 1/2। भाई माइनस पावर आगे आ गया, 1 माइनस का x की पावर -n तो क्या होता है 1 प्लस xn होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस का v बाई सी आ गया, पावर कितनी आ गई 1/2, ठीक है ना। अब देखो पावर 1/2 पावर कितनी हो गई, न्यू डैश 1 प्लस का v बाई सी, मतलब पावर जो है जुड़ गई है। तो यहाँ पे आ गया है न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश इंटू 1 प्लस का v बाई सी। अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम होती है तो उस केस में हम लोग जो है डॉपलर इफेक्ट को लाइट में ऐसे पढ़ेंगे, अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला जो है ये वाला ही लगेगा, ठीक है ना। साउंड में हम लोग जो है कभी भी रिलेटिविस्टिक यूज नहीं करते, साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन लाइट के केस में हमें दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये रिलेटिविस्टिक नहीं है, ये आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। जब आपकी स्पीड बहुत कम होती है लाइट की स्पीड से, उस केस के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश। आपको जहाँ पे पता है कि ये वाली जो है आपकी, ये कौन सी स्पीड है, ये वाली, ये प्रॉपर वाली है, और ये वाली क्या है आपकी जो डायलेटेड जो आपको मिलेगी, ठीक है ना। डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, ठीक है ना। थीटा 0 डिग्री है कि थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। अगर थीटा आपका 0 डिग्री होता है तो आपकी जो स्पीड, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और थीटा आपका यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री अगर आपका एंगल होता है तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज, और थीटा 180 डिग्री होता है तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। 180 का मतलब आपका अपोजिट साइड में चल रहा है, ठीक है ना सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी आपको कम लगेगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये था आपका अप्रोक्सीमेट रिलेशंस फॉर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर जो एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत से क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और ये वाली कौन सी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। फोर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दिया इसने, न्यू आपका जो वी है वो बहुत कम है, किससे, सी से। देखो ये वाला वी है और ये दोनों आपके न्यू है, ध्यान रखना, डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो आपके फ्रेम की स्पीड, तो उस अप्रोक्सीमेशन के केस में हमें निकालना, ठीक है ना। एंड ए सोर्स विच इज एमिटिंग यहाँ पे बोल देता हूँ एमिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी का मतलब कुछ पार्टिकल या फिर कुछ एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है ना। एनर्जी का सोर्स है कमिंग टू द ऑब्जर्वर, ठीक है ना, मतलब कम्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, भाई ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है और साथ में वो क्या छोड़ रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू चाहिए, ठीक है ना। और अप्रोक्सीमेशन हमको लगाने, तो आपको याद है कि जब आपको ये वाली कंडीशन होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश 1 प्लस का v बाई क्या होता है, सी होता है। हमें ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना, इसको नीचे ले आइए आप, न्यू अपॉन में न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस का क्या आएगा, v बाई सी आएगा। अब एक काम कर लीजिए आप, इस 1 को भी इधर ले आइए, तो न्यू अपॉन में न्यू डैश -1 इज इक्वल टू v बाई सी, और इसको सोल्व कर लीजिए, तो न्यू माइनस का न्यू डैश अपॉन में न्यू डैश इज इक्वल टू v बाई सी। अब बताइए ये क्या है, न्यू माइनस न्यू डैश क्या है,
चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ना, इसको मैं डेल्टा न्यू बोल सकता हूँ और अपॉन में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मेरी न्यू डैश है, ठीक है ना भाई। आपका डेल्टा न्यू डैश अपॉन में क्या, डेल्टा न्यू अपॉन में क्या आएगा, न्यू डैश आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बाई सी आ गया, मुझे यही पूछा गया था, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ऐसे हमको जो है निकालना, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है डेल्टा न्यू अपॉन में न्यू डैश है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इसने क्या मान रखी है, न्यू मान रखी है, ठीक है ना। हमने क्या मान रखी है, न्यू प्राइम मान रखी है। आगे बात समझ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डेल्टा न्यू अपॉन न्यू का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी जो है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है ना। तो हमने यही निकाली थी, हमको यही वाली पूछी गई थी, तो हम लोग यही निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये था इसका एक क्वेश्चन, इसका किसका, फ्रीक्वेंसी का डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था। तो अब डॉपलर इफेक्ट की जो बची हुई प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग जो है अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है ना।